हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पहल एजुकेशन ग्रुप फैमिली। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। तो आप जुड़ चुके हैं डिजिटल पहल एजुकेशन प्लेटफॉर्म से। तो हम पीछे पढ़े थे जीवांश खाद का हमने एक पार्ट पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है, अर्थात एक भाग उसका पढ़ लिया है। जीवांश खाद की डेफिनेशन और जीवांश कौन कौन सी जीवांश खाद होती है वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जीवांश खाद का आपके बीच में दूसरा भाग लेके आए हैं, अर्थात उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जीवांश खाद का सेकंड भाग आज हम आपके बीच में लेके आए हैं, जीवांश खाद का सेकंड भाग। तो पिछली कक्षा में हमने जीवांश खाद का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में पढ़ा। दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्थूल कार्बनिक खाद, पहली होती है स्थूल कार्बनिक खाद और दो नंबर होती है सांद्र कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद वे होती है वे खादें जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है, अर्थात पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, वे स्थूल कार्बनिक खाद होती हैं। और सांद्र कार्बनिक खाद वे खाद होती है जिनमें कार्बनिक खाद की मात्रा कम अर्थात पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो। सांद्र कार्बनिक खाद वे खाद होती है जिनमें स्थूल कार्बनिक खाद की तुलना में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र कार्बनिक खाद कहते हैं। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे जीवांश खादों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड टू टाइप, स्थूल कार्बनिक खाद, सांद्र कार्बनिक खाद। तो पहली है स्थूल कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खादों को किन किन भागों में बांटा जाता है? तो पहली है गोबर की खाद जिसे फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, एफवाईएम, फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरी है कंपोस्ट अर्थात कचरे को सड़ा गलाकर बनाई गई खाद, कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं की वर्मी प्रक्रिया द्वारा जो खाद बनाई जाती है, अर्थात केंचुओं की पाचन प्रक्रिया द्वारा पाचन करके दो अपशिष्ट पदार्थ उसकी अनस्पार से जो गोलियां रूपों में जो खाद निकलती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद ग्रीन मेन्यूर अर्थात हरी खाद दाल वालों फसलों की सर्वोत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ हरी खाद बनती है। और हरी खाद को खेत में देने की दो विधि होती है, इन सिटू विधि और आउट सिटू विधि। खेत से खेत में और बाहर से खेत में, ये होती है हरी खाद देने की दो विधियां। मानव विस्ता अपवक्त रहो। हम पढ़े थे जीवांश खादों का वर्गीकरण। और जीवांश खादें होती है दो प्रकार की, पहली होती है स्थूल कार्बनिक खादें और दूसरी होती है इसके अंदर होता है स्थूल कार्बनिक खाद को अगर हम डिवाइडेशन करें तो पहला गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव विस्ता अपवक्त। इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं गंदे नाले की खाद, प्रेसमड मेली की खाद अर्थात प्रेसमड मेली की खाद। ये तो होगी हमारी स्थूल कार्बनिक खाद। अर्थात स्थूल कार्बनिक खाद में कौन कौन सी खाद आती है, अर्थात किन किन मटेरियल की खाद आती है वो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जीवांश खाद के क्लासिफिकेशन में सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन सांद्र कार्बनिक खाद अर्थात ऐसे कार्बनिक खाद जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, उन्हें सांद्र कार्बनिक खाद कहते हैं। जिनमें खलियों की खाद, हड्डी का चूरा, खलियों की खाद, हड्डी का चूरा, सूखा रक्त, मछली की खाद, फिश मेन्योर अर्थात मछली की खाद। आपके मन में ध्यान सा विचार आया होगा कि मछली की खाद, क्या मछली को काट काट कर खाद के रूप में उपयोग किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति मछली का सेवन करता है अर्थात मछली को पकाने के बाद जिसकी अपशिष्ट पदार्थ उसका बचता है अर्थात उसकी छाल जो बचती है उसका उपयोग उसे सड़ा गलाकर उसका उपयोग हमारे फसलों को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अर्थात वो अपशिष्ट पदार्थ बचा अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग हम पोषक तत्व प्राप्ति के लिए हमारे खेत में खाद के रूप में उपयोग करते हैं, वो ही होती है मछली की खाद। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन हमने पढ़ चुके हैं, जीवांश खाद किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद अर्थात गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, अर्थात स्वयं गोबर में, न कि गोबर की खाद में। इस यहाँ पे दो से ये होगा, पहले तो आपने पूछेगा कि गोबर की खाद अर्थात गोबर के द्वारा अपघटन करके सड़ा गलाकर बनाई गई खाद में एनपीके की मात्रा, और उसके बाद होगा स्वयं अर्थात सीधे गोबर में जिसे सड़ा गलाकर खाद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया गया हो उसमें एनपीके की मात्रा कितनी होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अधिकतर बार यहाँ से क्वेश्चन उठा के दिया भी गया है। एएफओ देख लो, चाहे आरआरबी में देख लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में देख लो, यहाँ आपकी 12th 11th में भी देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठा के गया है। एक बार आरएस प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और अध्यापक परीक्षा भर्ती में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद
वैसे सोचे तो गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा होती है एनपीके, अर्थात गोबर की खाद में, अर्थात गोबर जो वो गोबर दूसरे सड़ा जलाकर हम खाद में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके अंदर एनपीके की मात्रा होती है 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% पी प्रतिशत और 0.5% के की मात्रा होती है। अर्थात ये तो होगी गोबर की खाद में, अर्थात गोबर को सड़ा गलाकर बनाएगी खाद में एनपीके की मात्रा। अगर फिर आपसे सीधा ये क्वेश्चन पूछ ले कि स्वयं गोबर में, न कि गोबर को खाद में कन्वर्ट करके, अर्थात स्वयं गोबर में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, तो उसके लिए आपको एक आसानी से ट्रिक है, अर्थात उस गोबर का आपके एक नंबर है, नंबर है 35 37 15 35, वो नंबर है 37 15। अर्थात गोबर की खाद में अगर आपको सीधा पूछ रहे कोई गोबर में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, तो उसके लिए एक नंबर डिसाइड किया गया है। उस नंबर के माध्यम से, अर्थात वो नंबर ही नहीं, वो आपके लिए एक ट्रिक रूपी कैप्सूल है। वो ट्रिक रूपी कैप्सूल है कि गोबर में, सिर्फ गोबर में 37 15 35, ये एक गोबर का मोबाइल नंबर है 37 15 35। अर्थात गोबर की खाद बनाने के लिए ऐसा मान लो एक हो गया, आप सपोज कर सकते हैं कि अगर हमें गोबर चकवाना है तो हम 37 15 35 पे कॉल करेंगे, तो उसी के माध्यम से हम उसमें एनपीके की मात्रा निकाल सकते हैं। 37 इस प्रकार हो गया, मान लो 37 को डिवाइडेशन करो, 0.3 यहाँ हो गया, डैश 0.7% यहाँ हो गया। ये तो होगी नाइट्रोजन की मात्रा, ये होगी नाइट्रोजन की मात्रा, जिस प्रकार देखते हैं 0.3 डैश 0.7, ये तो होगी अनप्रतिशत, ये हो गया अनप्रतिशत। अब देखते हैं पी प्रतिशत, क्या देखते हैं पी प्रतिशत। पी प्रतिशत हो गया, देखो अंत हो गया 37 और पी हो गया 15, 15 का डिवाइडेशन कहते हैं 0.1% से 0.5% हो गया पी प्रतिशत, ये हो गया 15, 35 15 37 15 35, अब बच गया 35, तो 0.3 डैश 0.5%, ये हो गया के प्रतिशत। तो इस प्रकार इसको हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, अर्थात इस ट्रिक के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा न पूछकर अगर सीधा पूछ ले कि गोबर में एनपीके की मात्रा होती है, तो अगर हमें गोबर में एनपीके की मात्रा बतानी है तो हम 37 15 35 पर कोल मिलाएंगे और कोल मिलाने के बाद उसे डिवाइडेशन कर देंगे। तो गोबर में सिर्फ गोबर में होता है 0.7 से 0.3 से 0.7 नाइट्रोजन, 0.1 से 0.5 पी प्रतिशत, 0.3 से 0.5 के प्रतिशत होती है। अगर गोबर की खाद में पूछ ले एनपीके की मात्रा तो 0.5% डैश 0.25 और 0.5%। तो ये बात होगी गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा, ये होगी गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा। अब देखते हैं गोबर की खाद में मुख्य घटक, गोबर की खाद के मुख्य घटक। उससे पहले देखेंगे कि गोबर की खाद में, अर्थात गोबर की खाद में एक होता है अमोनिया, गोबर की खाद में होता है अमोनिया, अर्थात एक बार अमोनिया का, मान लो अमोनिया गोबर की खाद में से खत्म हो जाता है, उस अमोनिया को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए गोबर की खाद में जिप्सम का उपयोग करते हैं, अर्थात परिरक्षित पदार्थ जिप्सम का उपयोग करते हैं। उस अमोनिया को लंबे समय तक गोबर की खाद में बनाए रखने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तब तक आप जिप्सम का कमेंट बॉक्स के माध्यम से जिप्सम का सूत्र लिख दी अमोनिया के ह्रास को रोकने के लिए, अमोनिया के ह्रास को रोकने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अमोनिया के ह्रास को रोकने के लिए परिरक्षित पदार्थ जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अर्थात अमोनिया में, गोबर की खाद में अमोनिया की मात्रा होती है। अमोनिया को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए, अर्थात गोबर की खाद में अमोनिया को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए
प्रेषक पदार्थ CaSO4.H2O अर्थात जिप्सम का उपयोग किया जाता है ताकि अमोनिया गोबर की खाद में सुरक्षित मिलता रहे। अब देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि गोबर की खाद में अमोनिया को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि अच्छी प्रकार की गोबर की खाद, एक अच्छे प्रकार से गोबर की खाद बनाई, उसमें सड़ने व गलने में कितना समय लगता है। अच्छी तरह से गोबर की खाद बनाई, उसे सड़ने व गलने में 1 से 3 माह उसे सड़ने व गलने में समय लगता है। तो ये होगी हमारी गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा व गोबर में एनपीके की मात्रा। अब हम देखते हैं गोबर की खाद में मुख्य घटक, अर्थात गोबर की खाद के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, किन किन मुख्य घटकों से मिलकर गोबर की खाद बनाई जाती है, अर्थात किन किन मुख्य घटकों का गोबर में सहयोग होता है जिससे वो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होती है, अर्थात हमें उपज में, हमारी फसलों में उपज में बढ़ोतरी करती है। अर्थात वे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो गोबर की खाद में मिले होते हैं, जो हमारी फसल के लिए उपयोगी होते हैं। तो गोबर की खाद में हम सबसे देखें तो 3 प्रकार के मुख्य घटक होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य घटक होते हैं। पहला हो गया डंक अर्थात गोबर, पहला हो गया डंक जिसे आप गोबर कहेंगे, पहला हो गया डंक या गोबर, पहला हो गया डंक। 2 नंबर कंपोनेंट हो गया मूत्र, 2 नंबर हो गया मूत्र, और 3 नंबर हो गया बिछावन अर्थात अपशिष्ट पदार्थ। तो ये गोबर की खाद के 3 मुख्य घटक हैं, अर्थात 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जिनका पहले का नाम है गोबर जिसे हम डंक से जानते हैं, दूसरा हो गया मूत्र अर्थात मूत्र, और तीसरा हो गया बिछावन अर्थात अपशिष्ट पदार्थ। अब देखते हैं कि गोबर में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया, अर्थात पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी होती है, अर्थात मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता होती है 2% यूरिया होती है। तो मूत्र में हम देखेंगे एनपीके की मात्रा कितनी होती है, मूत्र में देखेंगे एनपीके की मात्रा कितनी होती है। गोबर में हम पहले देख चुके हैं, तो इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, पहला गोबर, दूसरा मूत्र, तीसरा बिछावन। गोबर में हमने एनपीके की मात्रा पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि मूत्र में 2% तो होती है यूरिया, उसके बगैर अर्थात मूत्र में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, तो वो हम अब देखेंगे कि मूत्र में एनपीके की मात्रा। सेकंड नंबर कंपोनेंट में एनपीके की मात्रा, मूत्र में एनपीके की मात्रा, पहला हो गया नाइट्रोजन, फिर P% और फिर K%। आज लाइट के कारण कुछ ज्यादा फोकस बढ़ रहा है बोर्ड पर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक स्लाइड है वो मैं मेरे टेलीग्राम अकाउंट पहले एजुकेशन में भेज दूं, या फिर मैं यूट्यूब चैनल कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट शेयर कर दूं आपकी विषय, तब आप देख लोगे, और या फिर आवाज के माध्यम से आप लिख सकते हो, क्योंकि आज बोर्ड का कुछ अलग ही कैमरा थोड़ा डिस्टेंस हो गया। तो मूत्र में देखते हैं एनपीके की मात्रा, पहले हम देखते हैं, पहले हमने गोबर में देखा, गोबर में तो हम पढ़ चुके हैं कि एनपीके की मात्रा कितनी होती है। अब हम देखते हैं मूत्र में एनपीके की मात्रा। मूत्र में यूरिया की 2% होती है, मूत्र में यूरिया 2% होता है, और एनपीके होता है 0.135%, नाइट्रोजन 0.01% P%, और 0.5 से 2% होती है K%। ये होती है मूत्र में एनपीके की मात्रा। हमने पिछले पार्ट में गोबर में एनपीके की मात्रा पढ़ ली है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना 100% संभावना रहती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कृषि भर्तियों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी भर्तियों में नहीं आए तो एग्जामिनर आपसे वोक टू वोक अर्थात फेस टू फेस ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा। गोबर की खाद में न पूछ के आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोबर में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, तो ये भी पूछ सकता है। अगर फिर भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुट आउट नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन भी पुट आउट कर सकता है कि मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता होती है, तो मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता 2% होती है। और अगर पूछे मूत्र में एनपीके की मात्रा कितनी होती है, तो मूत्र में एनपीके की मात्रा होती है 0.4-1.35%। और ये तो होगी मूत्र की बात। अब होगी बिछावन की बात, बिछावन को, गोबर को हमने गोबर की बात कर ली, मूत्र की बात कर ली, अब रह गया बिछावन। पशुओं के मूत्र को संशोधित करने के लिए अर्थात अपशिष्ट पदार्थ पशुओं के मूत्र को अवशोषित करने के लिए हम बिछावन का उपयोग करते हैं।
ताकि कम नमी तो बनी रहे लेकिन कम नमी बनी रहे, ताकि हमारी खाद भी खराब ना हो, अर्थात उतनी ह्यूमिडिटी अर्थात उतनी ही नमी बनी रहे जिससे हमारी खाद पूर्णतः सड़ गलकर गंध रहित हो जाए। तो हम आज हमने गोबर के बारे में अध्ययन किया, गोबर की खाद के बारे में अध्ययन किया। सर्वप्रथम गोबर की खाद के अपघटन अर्थात कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स गोबर की खाद में पाए जाते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोबर की खाद तैयार करने की विधि, अर्थात ऐसी कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम गोबर की खाद को तैयार कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड जिनके द्वारा हम सुसज्जित अर्थात अधिक पोषक तत्व प्राप्त करने वाली खाद का उपयोग, अर्थात अधिक पोषक तत्व प्राप्त करने वाली खाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मेथड है, तो वो कौन कौन से विधि है तो उनके द्वारा हम अच्छी खाद प्राप्त करते हैं। पहला हो गया संश्लेषित गड्ढा विधि, फिर हो गया ट्रेंच या खाई या नाली विधि। इसके अंदर दो मेथड है, पहला है संश्लेषित गड्ढा विधि, ये एक दोषपूर्ण विधि है, ये एक दोषपूर्ण विधि है। और सेकंड हो गया ट्रेंच खाई या नाली विधि। तो पहली विधि इसमें संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि, पहला हो गया संशोधित गड्ढा विधि और सेकंड है ट्रेंच या खाई विधि या नाली विधि। ट्रेंच खाई या नाली विधि, ट्रेंच या खाई नाली विधि। इसके अंदर जो संश्लेषित गड्ढा विधि है वो एक दोषपूर्ण गड्ढा विधि है और एक है ट्रेंच खाई नाली विधि, ये भी एक गोबर तैयार करने की अच्छी विधि है। और इस विधि का आविष्कार डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा किया गया। इस विधि का विकास डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा किया गया। पहली विधि है संश्लेषित गड्ढा विधि और जिसमें गड्ढे का आकार होता है 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। 1 मीटर गहराई, 2 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर लंबाई। हम जितनी भी मेथड यहाँ पढ़ेंगे उसके अंदर गहराई 1 मीटर ही रखी जाएगी, चाहे वो गोबर बनाने की विधि हो चाहे वो कंपोस्ट बनाने की विधि हो, उनके अंदर गहराई 1 मीटर ही रखी जाएगी। तो हम बात कर रहे थे गोबर बनाने की विधियों के बारे में। तो पहली संशोधित विधि जो एक दोषपूर्ण विधि अर्थात कम प्रचलित विधि है, दूसरी ट्रेंच या खाई विधि जिसका आविष्कार डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा किया गया है। तो हम देखते हैं पहली गोबर बनाने की पहली संशोधित विधि, ये हो गया एक गड्ढा। ये होगी इसकी गहराई 1 मीटर, ये होगी चौड़ाई 2 मीटर, ये होगी ऊंचाई या लंबाई 3 मीटर। तो इन विधियों में जो गहराई होती है वो 1 मीटर ही रखी जाती है और चौड़ाई रखी जाती है 2 मीटर और लंबाई रखी जाती है 3 मीटर। और इन गड्ढे में जो खाद होती है वो 5 से 6 माह में बनकर अर्थात सड़ गलकर अच्छी खाद प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये एक दोषपूर्ण विधि है, उसमें परिश्रम का अधिक व्यय अर्थात श्रम अधिक करना पड़ती है। अब हम देखेंगे ट्रेंच या खाई विधि। इस विधि का आविष्कार सी एन आचार्य द्वारा किया गया। इस विधि का सी एन आचार्य द्वारा किया। इसमें गड्ढे की गहराई तो 1 मीटर ही रखी जाती है लेकिन चौड़ाई और लंबाई में इसमें अंतर क्या है, लंबाई होगी इसकी 6 मीटर और ऊंचाई है वो रखी जाएगी 1.5 मीटर। अर्थात जो पहली संशोधित विधि थी उसमें 1 मीटर 1 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 1 मीटर गहराई 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर लंबाई। लेकिन जो ट्रेंच विधि है अर्थात डॉक्टर सी एन आचार्य द्वारा जो एक ट्रेंच विधि देन है उसमें ये लंबाई नहीं रखी जाएगी, उसमें 6 मीटर रखी जाएगी लंबाई और 1.5 मीटर रखी जाएगी चौड़ाई और 1 मीटर रखी जाएगी गहराई। 1 मीटर क्या रखी जाएगी, 1 मीटर रखी जाएगी गहराई। और ये होगी गोबर की खाद तैयार करने की प्रमुख विधि। 2 विधियां हैं इसके अंदर, पहली होगी संशोधित गड्ढा विधि जो एक दोषपूर्ण विधि है और दूसरी होगी ट्रेंच विधि। इसमें हमने गड्ढों का आकार भी देख लिया अर्थात गड्ढे पहले में होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 मीटर। पहली होगी 1 मीटर अर्थात जितनी भी गोबर बनाने की या कंपोस्ट बनाने की विधि होती है उनमें 1 मीटर ही गहराई रखी जाती है, 2 मीटर चौड़ाई
और 3 मीटर गहराई, और जो ट्रेंच भी दिया है उसमें गहराई 1 मीटर ही रखी जाएगी, लेकिन जो आपकी लंबाई है वो 6 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 1.5 मीटर, और 5 से 6 माह में गड्ढा, अर्थात पहली विधि में तो हमें संशोधित विधि 5 से 6 माह में हमें खाद मिलकर अर्थात अच्छी खाद हमें तैयार हो जाएगी और वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट गोबर की खाद की प्रयोग विधि, अर्थात गोबर की खाद की मात्रा कितनी कितने प्रतिशत मात्रा का उपयोग कौन कौन से फील्ड में अर्थात कौन कौन सी फसलों में कितना किया जाता है, सब्जियों में कितना जाता है और फल पौधों में कितना किया जाता है। तो गोबर की खाद का उपयोग 10 से 15 टन 10 से 15 टन किया जाता है उपयोग, और एक हो गया पर पौधे के लिए किया जाता है, सब्जियों के लिए किया जाता है तो 20 से 25 टन उपयोग सब्जियों के लिए उपयोग किया जाता है। इस गोबर की खाद का उपयोग सब्जियों के लिए 20 से 25 टन का उपयोग किया जाता है। और जो साधारण फसलें होती है उनके लिए 10 से 15 टन साधारण फसलों के उपयोग किया जाता है, और प्रति फल वृक्ष पौधे को किया जाता है 10 से 15 टन प्रति फलदार पौधे के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला देखते हैं साधारण फसलों के लिए, साधारण फसलों के लिए 10 से 15 टन, और सब्जियों के लिए किया जाता है उपयोग 20 से 25 टन, और प्रत्येक फल अर्थात फलदार पौधे के लिए 10 से 15 टन प्रत्येक फलदार पौधे के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये गोबर की खाद की प्रयोग विधि होगी। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो कंपोस्ट आएगी, अर्थात आज हमने गोबर की खाद के बारे में अध्ययन किया कि गोबर की खाद में एनपीके की मात्रा कितनी है, गोबर की खाद को बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है, गोबर की खाद का प्रयोग कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हमने आज की क्लास में देखा और पढ़ा। तब तक आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपका वीडियो अर्थात आपका या हमारा वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पहले एजुकेशन से जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहां जितनी भी कृषि फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में जितनी भी अपडेट होती है वो उस चैनल पर मैं तुरंत अपलोड करता हूं। अर्थात मेरे टीम के सदस्य जो भी है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो तुरंत अर्थात जो भी मेरे सहपाठी है, मेरे दोस्त है, वो उस टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े होते हैं। अर्थात वो अपडेट मुझे नहीं पता चलता तो अर्थात वो मुझे बताते हैं, फिर मैं तुरंत उस टेलीग्राम पर जो अपडेट आपको देता हूँ। और मैं आशा करता हूं कि जहां भी हमारे से गलतियां हो रही है उस गलतियों को हमें अवगत कराएं, क्योंकि गलतियां सीख कर ही एक दूसरा नया कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हमें कुछ हमारी गलतियों का पता नहीं चलेगा तब तक हम नया कदम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि हम यही सोचेंगे कि हमारे द्वारा अच्छा ही करवाया जाएगा। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अर्थात आप हमें अवगत नहीं करवाओगे कि आप यहाँ पर गलतियां कर रहे हो, तो तब तक हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारा स्वयं आपका जो मालूम हूँ, तो मुझे कभी नहीं पता चलेगा कि मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ। वो कभी मैं नहीं कह सकता कि मैं सही चल रहा हूँ, ये मैं कभी नहीं बता सकता। कोई दूसरा व्यक्ति अर्थात वो मेरे बारे में अगर मुझे एक दिन ऑब्जर्व करे तो वो मेरे बारे में स्वयं बता सकता है कि तू गलत चल रहा है। तो वो ऑब्जर्व अगर उस गलती पर, उस कमजोरी पर मैं वर्क करूंगा तो काफी हद तक मैं उसे उस कमजोरी से निभूंगा, अर्थात मैं उसमें नया इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। इसी माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि आपकी यहाँ गलतियां हो रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर गलतियां बताएं, क्योंकि हम भी इंसान है, हमसे भी गलतियां होती है। ये तो है नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से गलतियां जरूर बताया करो, क्योंकि गलतियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तब तक जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जय जवान।